तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज है हमारा डे 8 लेक्चर और हम पढ़ने वाले हैं बच्चों आज पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या पढ़ने वाले हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ध्यान से देखना, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि चैप्टर में आज हम 3 ग्रुप्स को डिस्कस करने वाले हैं, राइट। चलिए तो पहले बात करते हैं बोरोन फैमिली, यानी ग्रुप 13 एलिमेंट्स। उसमें बोरोन होता है, एल्यूमिनियम होता है, गैलियम होता है, इंडियम होता है, थैलियम होता है। ये सभी चीज आपको पता है। इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2 NP1, ठीक है, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। फिर इसका आपको मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर भी याद रखना है। ये बोरोन से गैलियम तक तो इंक्रीज होता है, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होता है। बोरोन से गैलियम तक डिक्रीज होता है, उसके बाद इंक्रीज होता है, राइट। हमने एक्सपेक्ट यही किया था कि इंक्रीज होगा, लेकिन यहां बोरोन से गैलियम डिक्रीज होता है, उसके बाद ये इंक्रीज होता है थैलियम तक। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑर्डर आ जाता है कई बार। आयनाइजेशन एनर्जी आपको पता ही है कि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से ज्यादा होती है, सेकंड वाली फर्स्ट से ज्यादा होती है। लेकिन यहां पर खास ध्यान ये रखना है कि फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज्यादा डिफरेंस पाएगा और सेकंड और थर्ड में कम डिफरेंस पाएगा। ये 3 मैंने एरोज ऐसे दिखा रखे हैं, राइट। रही बात मेटलिक कैरेक्टर की, तो मेटलिक कैरेक्टर बोरोन से थैलियम तक इंक्रीज ही होता है, जहां बोरोन नॉन मेटल होता है और थैलियम एक टिपिकल मेटल होता है। तो ये चीज आपको फर्स्ट पैरा में याद रखनी है। कर लेंगे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, शीट को थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, बात करते हैं पहले बोरोन की कि बोरोन बनाया कैसे जाता है। तो बोरोन बच्चों, हमारे पास बोरोन बनाने के काफी तरीके होते हैं। जैसे एक तरीका होता है बोरिक एसिड से, ठीक है। बोरिक एसिड का फॉर्मूला ये रहा B2O3, राइट। यहां पर मैंने लिखा हुआ है B2O3 और उसमें मैंने डाला बच्चों मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करेगा? ऑक्सीजन को ले जाएगा और बोरोन अकेला हो जाएगा। हालांकि बच्चों बोरिक एसिड जो होता है वो H3BO3 होता है, ठीक है। ये बोरोन का ऑक्साइड कहलाता है, जो कि बोरिक एसिड से ही बना है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बोरोन के ट्राइक्लोराइड से भी ऑब्टेन कर सकते हो। आप उसमें हाइड्रोजन डाल दो या जिंक डाल दो। ध्यान रखना है कि अगर आप हाइड्रोजन डालोगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर आप जिंक डालोगे तो जिंक काफी रिएक्टिव होता है, तो उसके लिए टेम्परेचर आपको कम चाहिए होता है, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना यहां क्वेश्चन बनता है। बोरोन बनाने के ये दोनों तरीके हैं आपके पास, अगर आप ट्राइक्लोराइड लेते हो तो। सही बात है, ये वाला मेथड आपको करने की जरूरत नहीं है, ऊपर आपने किया ही है ये वाला मेथड जो है, ठीक है। और ये वाला है जिसमें आप बोरोन के हाइड्राइड को सीधे डीकंपोज कर दो। यहां पर है भाई, डीकंपोज कर दो, सीधे आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? बोरोन मिल जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो, बोरोन मिल जाएगा और हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या रहा? ऊपर इंपॉर्टेंट रहा बच्चों बोरोन की प्रिपरेशन किससे? एक तो ये वाला, और ऊपर आपने पढ़ा है जो, ठीक है, जो बोरिक एसिड से आपने किया मैग्नीशियम डालकर, ठीक है। फिर इसमें कंपाउंड होता है ऑर्थोबोरिक एसिड और सिंपली कॉल्ड बोरिक एसिड, या इसको आप बोरिक एसिड बोल सकते हो, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है H3BO3 और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। बोरोन 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों तरफ ऑक्सीजन है और साथ में जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है। ये होता है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका होता है, हमें ये लेना पड़ता है Na2B4O7, इसको बोरेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोरेक्स। इसमें डालते हैं बच्चों हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। उससे होता क्या है कि सोडियम का सल्फेट बन जाता है और हमारा बोरिक एसिड तैयार हो जाता है। इस रिएक्शन को याद कर लेना कि आप बोरेक्स से बोरिक एसिड बना सकते हो। या एक और होता है कोलेमेनाइट। कोलेमेनाइट ओर से अलग से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विच वन ऑफ देम इज कोलेमेनाइट ओर। तो आपको ध्यान रखना है Ca2B6O11 इज कोलेमेनाइट ओर। इसमें आप SO2 डालें वाटर के साथ।
तो आप चाहे बोरेक्स लें चाहे कोलिमेनाइट लें, आपको एसिड ही डालना पड़ेगा। क्या बनाने के लिए? बोरिक एसिड बनाने के लिए। बस फर्क इतना है कि यहां पर आपने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है और नीचे वाला तरीके में आपने सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर यानी सल्फरस एसिड डाला है, H2SO3। H2SO3 यू नो सल्फरस एसिड, 12th में आपने ग्रुप 16 में इसको पढ़ा होगा। दिस इज सल्फरस एसिड, राइट। अब बोरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली जाएं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। बोरिक एसिड की प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप उसको हीट करते हो तो आपको फाइनली ऑक्साइड मिलता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। बीच में कुछ इंटरमीडिएट बनते हैं, आप ध्यान रख सकते हैं। टेम्परेचर याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये बोरिक एसिड है। इससे क्या होगा कि आप इसमें पाओगे कि इसमें से वाटर निकल जाएगा। जब आप हीट करोगे तो आपके पास HbO2 बचेगा। वाटर मतलब 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो इसको बोलते हैं बच्चों मेटाबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? मेटाबोरिक एसिड। इसके बाद जब आप इसको हीट करते हो तो इसका डाइमर बन जाता है, ठीक है, और वाटर निकल आता है। तो इसको हम ध्यान रखना है, इसको टेट्राबोरिक एसिड बोलते हैं। और फिर हीट करने पर आपको बोरोन का ऑक्साइड मिल जाता है। तो खास ध्यान आपको रखना है, ठीक है। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो, क्योंकि बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मैंने बनाया बच्चों अभी ऐसा होता है। शक्ल से ये बेस लगता है लेकिन ये बेस नहीं होता, ये हाइड्रोजन छोड़ता है, ठीक है, इसलिए एसिड होता है। ये सब नोट कर लीजिए प्लीज। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये शक्ल से बेस दिखता है, OH OH है क्योंकि, लेकिन छोड़ता ये H है। लेकिन आपको मैं बता दूं ये वीक एसिड होता है। मोनोबेसिक समझे, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन निकालेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक है, रिएक्शन से कुछ मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि ये वीक मोनोबेसिक एसिड है। समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? इसलिए जब टाइट्रेशन NaOH के साथ ऐसा करवाते हो तो वाटर मिलता है और हमें सोडियम मेटाबोरेट मिलता है, मतलब दिस NaBO2। NaBO2 इसको बोल, देखो NaOH में OH होता है और वहां से एक ही H जाएगा, ठीक है, तो OH आपको नहीं दिखेगा, तो ये NaBO2 दिखेगा। इसको बोलते हैं सोडियम मेटाबोरेट। क्या बोलते हैं बच्चों? सोडियम मेटाबोरेट। तो ध्यान रखना NaBO2। क्लियर है बात? अच्छा, किसी मेटल ऑक्साइड से अगर इसकी रिएक्शन करवा दो, किसकी? बोरिक एसिड की। बोरिक एसिड की किसी मेटल ऑक्साइड भी आप जानते हो बेस ही होते हैं। क्या होते हैं? बेस। तो यहाँ वाटर मिलेगा साथ में, और साथ में मिलेगा मेटाबोरेट, यानी मेटल के बोरेट्स आपको मिलेंगे, जैसे यहाँ सोडियम का बोरेट मिल रहा है। यानी ये रिएक्शन सेम ही है, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड बेस होते हैं, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये रिएक्शन है बच्चों की, बोरिक एसिड में अगर अमोनियम बोरोफ्लोराइड डाल दूं, मतलब NH4HF2 ये डाल दूं, तो आपका जो फाइनल कंपाउंड बनेगा वो BF3 बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? BF3। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, आज तक कभी क्वेश्चन आया नहीं है नीट के या मेंस के एग्जाम में, लेकिन फिर भी आप इस रिएक्शन को याद कर सकते हो कि अगर आपको बोरिक एसिड से हैलाइड तक जाना है तो आप कैसे जा सकते हो, ऑक्साइड तक जाना है तो ऊपर पड़ा है तो कैसे जा सकते हो, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए तो हम अगला कंपाउंड पढ़ते हैं बच्चों। अगला कंपाउंड है हमारा बोरेक्स। ये बोरेक्स क्या होता है? तो बोरेक्स बच्चों इसका फॉर्मूला होता है Na2BO4O7। अगर वो एनहाइड्रस है तो, अगर वो क्रिस्टलाइन नेचर का है, अगर उसमें वाटर है तो साथ में 10H2O भी दिखाएंगे। अगर आप सिर्फ इतना भी दिखाते हैं तो भी वो बोरेक्स होता है। अंडरस्टूड होता है कि वो एनहाइड्रस है, राइट। जैसे अगर आपको बोरेक्स बनाना है तो आप बोरिक एसिड से बना सकते हो, बोरिक एसिड बनाना है तो आप बोरेक्स से बना सकते हो। ऊपर हमने पढ़ लिया। तो आप बोरिक एसिड ले लो H3BO3 और उसमें कार्बोनेट डाल दो, सोडियम का कार्बोनेट। तो क्या होगा? सोडियम का और बोरोन का कंपाउंड दिखेगा Na2B4O7, H2 अलग, CO2 अलग। क्योंकि आप सभी ने शायद पढ़ रखा है कि अगर एसिड में 10th क्लास में मेटल कार्बोनेट डालें तो सॉल्ट मिलता है, CO2 मिलता है और वाटर मिलता है, ठीक है। और ये जो बोरेक्स होता है बच्चों वो बेसिक नेचर का होता है। अगर आप इसमें पानी डालेंगे तो आपको NaBO2 मिलेगा और H3BO3 मिलेगा, और फाइनली आपको NaOH और H3BO3 मिलेगा। तो डायरेक्ट आप ये रिएक्शन याद कर लें कि इन दोनों को अगर आपस में रिएक्ट करवाओगे, क्योंकि क्या है, किसी को पता लगाना हो ना कि भैया एसिडिक नेचर है बेसिक नेचर है,
उसको पानी में डाल दिया जाता है। तो पानी में डालने से मुझे एक तो बेस मिला और एक एसिड मिला। बेस मुझे स्ट्रॉन्ग मिला, एसिड मुझे वीक मिला, इसलिए इसको बेसिक नेचर में कहा जाता है। ठीक है, अगर बोरेक्स को हीट कर दें, शीट को नीचे कर लेते हैं, अगर बोरेक्स को हीट करें तो क्या होगा? पहले तो वाटर जाएगा, क्लियर होगी बात, उसके बाद हमें मिलेगा यही सोडियम मेटाबोरेट और ये बोरोन का ट्राइऑक्साइड, बोरोन ट्राइऑक्साइड। तो आप एक चीज कनेक्ट कर लें कि अगर आप बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो भी आपको ये मिलता है, और बोरेक्स को हीट करते हैं तो भी आपको ये मिलता है। फर्क ये होता है कि बोरेक्स में हीट करने पर आपको सोडियम का कंपाउंड भी मिलता है, क्योंकि बोरेक्स में और बोरिक एसिड में यही फर्क है कि बोरिक एसिड में हाइड्रोजन है, बोरोन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, लेकिन बोरेक्स में सोडियम भी है, तो इसलिए सोडियम का कंपाउंड भी हमें मिलता है। तो ऊपर भी नाम आया है सोडियम मेटाबोरेट, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक बात, चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे कंपाउंड की तरफ, और तीसरा कंपाउंड है हमारा डाइबोरेन। शीट को नीचे कर लेते हैं, डाइबोरेन B2H6, B2H6। तो आपको ध्यान रखना है BH3 डाइमर बनाकर B2H6 बनाता है, और B2H6 ऐसा दिखता है, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, एक और BH3 आ जाता है। क्लियर होगी बात? तो इसको बोलते हैं B2H6। क्लियर होगी बात? ठीक है, अच्छा इसको कैसे बनाना होता है? तो इसको बनाने के काफी तरीके होते हैं, लेकिन आपको करना है ये वाला तरीका यार, रिएक्शन विद वाटर, कि B2H6 को अगर पानी में डालते हैं तो हमें बोरिक एसिड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? बोरिक एसिड। आपको ये रिएक्शन याद करनी है। अगर आप ऊपर में से कोई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। तो आप रिएक्शन विद वाटर, एक रिएक्शन आपको B2H6 में याद रखनी है कि अगर पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपको बोरिक एसिड मिलता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए फिर इसमें कंपाउंड आता है एल्यूमिनियम का, जिसको आप एल्यूमिना बोलते हो, Al2O3। ठीक है, +2 में आप पढ़ेंगे कि इसको बनाने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, इसको प्योरीफाई करने के लिए हम होल हेरोल्ड्स प्रोसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? होल हेरोल्ड्स प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, उसको मैंने हीट कर दिया, तो मेरे को एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर मिल गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? या आप ये ले सकते हैं अमोनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको मोहर सोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अगर आप मोहर सोल्ट को भी हीट करते हैं तो भी आपको एल्यूमिना मिलता है, और एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के, जो आपको याद रखना है कि व्हाइट कलर का हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है। ठीक है, और 183 डिग्री पे सबलाइम यानी इवेपर बना लेता है। इसकी ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, ये वाली और ये वाली, कि अगर एल्यूमिनियम क्लोराइड को पानी के साथ रिएक्शन करवाएं तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। और अगर इसको हीट कर दें, क्या कर दें? हीट कर दें, तो भी आपको एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, लेकिन साथ में मिलेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, साथ में मिलेगा बच्चों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सब आपको याद करना है। दिस इज ग्रुप 13, एंड ऑफ द ग्रुप 13। ठीक है, तो ग्रुप 13 आपको पढ़ लेना है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ग्रुप 14 की। तो ग्रुप 14 को कार्बन फैमिली बोलते हैं, और उसमें ये एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ये सब होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में इसमें एक्सेप्शन होता है, मार्क कर देता हूं कि कार्बन से टिन तक तो डिक्रीज होता है, उसके बाद वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन ध्यान रखना है। मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है कि वो इंक्रीज ही होता है नीचे, जैसे कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटल है, उसके नीचे जर्मेनियम मेटलॉइड है, उसके नीचे जो टिन और लेड है वो टिपिकल मेटल्स हैं। ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कैटिनेशन वगैरह ये छोड़ दो। ठीक है, हालांकि ग्रुप 14 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए अब पढ़ते हैं कार्बन के कंपाउंड्स। ठीक है, कार्बनिक कंपाउंड्स में आता है सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रिपरेशन आपको नहीं करना, ठीक है, ये भी नहीं करना। हाँ, ये ध्यान रखना है कि एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो कि आपको याद हो
मेटलर्जी में हमने कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड को एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बताया है, क्योंकि जल्दी CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो खुद को ऑक्सीडाइज करता है वही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, एक आपको ये ध्यान रखना है वाटर गैस क्या होता है और प्रोड्यूसर गैस क्या होता है। प्रोड्यूसर गैस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस। कौन सी गैस बच्चों? सिंथेसिस गैस। तो कार्बन को अगर वाटर में डाल दें यानी स्टीम में तो CO+H2 मिलेगा। इन दोनों गैसेस को हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस। और अगर कार्बन में ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन डाल दें तो CO+N2, ये कौन सा गैस होता है बच्चों? प्रोड्यूसर गैस यानी सिंथेसिस गैस। तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की कोई प्रॉपर्टी पढ़ने लायक है कि नहीं पढ़ने लायक है तो मैं बता देता हूं। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फिल्टर पेपर को जो कि प्लैटिनम में सॉक किया गया है उसको ग्रीन कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि पिंक कलर को ये ग्रीन में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना, पिंक कलर को ग्रीन में कन्वर्ट करता है। और अगर व्हाइट ही है तो व्हाइट को वो पिंक या ग्रीन में कन्वर्ट कर सकता है। देखो, अगर वो पिंक कलर का है तो उसको ग्रीन बना देगा, अगर वो व्हाइट कलर का है तो पहले पिंक कलर होगा और अगर और सॉकिंग की ज्यादा देर तक तो वो ग्रीन हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अल्टीमेटली पिंक से ग्रीन ही होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये मैंने यहां लिखा है, इसको एक बार आप रीड कर लेना, लेकिन यहां से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, एक बार आप रीड जरूर कर लेना इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है बच्चों अपना कार्बाइड। कार्बाइड आपको ध्यान रखने हैं। कार्बाइड हमारे पास क्या होते हैं? कार्बाइड, कार्बाइड में देखो या तो ये आयन होता है यानी C2-2, या अपने पास होता है C4-, ये हमारे कार्बाइड कहलाते हैं। ठीक है, इन आयन के नाम ध्यान रख सकते हो आप। इसको आप एसिटाइलाइड आयन बोलते हैं, एसिटाइलाइड, और इसको आप बोलते हैं मिथेनाइड आयन। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड है। इन तीनों में आप देखोगे या तो ये पाएगा या तो ये पाएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें आपको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है कार्बाइड्स को, एक कोवलेंट कार्बाइड और एक इंटरस्टिशियल कार्बाइड। कोवलेंट कार्बाइड तो वो होते हैं जो नॉन मेटल से बने होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, बोरोन है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो एलिमेंट्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सिंपल सी बात है। जैसे SiC, इसका नाम आप ध्यान रख सकते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको आप कार्बोरंडम भी बोलते हैं, कार्बोरंडम। ठीक है, कार्बोरंडम भी बोलते हैं, आप इसको ध्यान रख सकते हैं, SiC। क्लियर है? SiC को आप कार्बोरंडम भी बोल सकते हैं। रही बात इंटरस्टिशियल कार्बाइड की, तो इंटरस्टिशियल कार्बाइड आपके ट्रांजिशन मेटल से बनते हैं। किससे मिलते हैं? ट्रांजिशन मेटल से। तो आपको ध्यान रखने से वैनेडियम का कार्बाइड, टंगस्टन का कार्बाइड, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आई होप कार्बाइड आप पढ़ लेंगे और कार्बन के कंपाउंड्स भी आप पढ़ लेंगे। चलिए तो बात करते हैं अब कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन की। सिलिकॉन के कंपाउंड्स, तो हमारे पास सिलिकॉन के कंपाउंड देखो, ये होता है एक सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो फ्लक्स और स्लैग का टॉपिक पढ़ना है +2 में, तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम डील करेंगे आगे, +2 में आप पढ़ेंगे आगे जाकर फ्लक्स और स्लैग क्या होता है। ठीक है, क्लियर है बात? बस पता होना चाहिए, हम आगे पढ़ेंगे, इसको ध्यान रखना। रही बात सिलिकॉन्स की, तो सिलिकॉन्स में लिंक होता है, आपको ध्यान रखना है, SiO-Si लिंक, उसे हम क्या बोलते हैं? सिलिकॉन बोलते हैं। तो ये पॉलीमर्स होते हैं जिसमें SiO-Si बहुत सारे होते हैं, या तो कार्बन की ओपन चेन होती है या बेंजीन होता है उसके साथ होता है, तो उसको हम सिलिकॉन बोलते हैं। ठीक है, सिलिकेट ऊपर आपको मैं बता चुका हूँ। क्लियर होगी बात? चलिए तो ये हो गया बच्चों ग्रुप 14, तो आपको ध्यान रखना है। क्लियर होगी बात? तो ग्रुप 14 को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए एक बार फटाफट ग्रुप 15 भी देख लो। ग्रुप 15 में बच्चों उसको हम नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी, बिस्मथ, ये होता है। इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता, रेडियस में तो बढ़ता जाता है। ऑक्सीडेशन स्टेट इनके पास -3 से 5 तक होती है, क्योंकि इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP3 हाफ फिल्ड। P में 6 हो सकते हैं तो 3 ये ले सकता है, तो -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। और क्योंकि वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है
तो 5 तक छोड़ भी सकता है, इसलिए -3 से +5 होता है। क्लियर है बात? क्लियर है बात? जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखना चाहते हैं नीचे वाले +5 के कंपैरिजन, क्योंकि रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट आप जानते हैं, उस इफेक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से कम कर लेता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो जाएगा आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। नाइट्रोजन टॉपिक आता है, तो नाइट्रोजन बनाते कैसे हैं? नाइट्रोजन बनाने का बहुत सिंपल तरीका होता है। नाइट्रोजन बनाने के लिए आपको ना ये करना है ना ये करना है, आप सीधे लेंगे अमोनियम नाइट्राइट, उसको हीट कर दो, आप वाटर मिल जाएगा, नाइट्रोजन मिल जाएगा, क्रोमियम का ऑक्साइड मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो आपको ध्यान रखना है, ये माइनर प्रोडक्ट बनता है तो अपने को नाइट्रोजन मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये आपको ध्यान रखना है। रही बात आगे कि नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। ठीक, एक बार शीट को ऊपर कर देता हूं। नाइट्रोजन बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाता है। इट फॉर्म्स लार्ज नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। इट फॉर्म्स, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का एक अलग ही नाता होता है और उसको हम बोलते हैं पी पाई बॉन्ड। क्योंकि नाइट्रोजन भी अपनी ग्रुप का हेड है, उसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, और ऑक्सीजन भी अपनी ग्रुप का हेड है, उसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि हेड के पास डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बनाएंगे अपना पी ऑर्बिटल यूज करके, और क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं तो उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं, आप जानते हैं। तो इसलिए पी पाई बॉन्ड इनके बीच में प्रेजेंट होता है। ये नाम के साथ आपको स्ट्रक्चर यहाँ पर याद हो जानी चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी में भी सेम दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, N2O में ये स्ट्रक्चर होता है, NO में ये स्ट्रक्चर होता है, N2O3 में ये स्ट्रक्चर होता है, NO2 में ये स्ट्रक्चर होता है, N2O4 में ये स्ट्रक्चर होता है, N2O5 में ये स्ट्रक्चर होता है। N2O को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, NO को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 को बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, NO2 को बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O4 को बोलते हैं डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, और N2O5 को बोलते हैं डाई नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, स्ट्रक्चर के साथ आपको पता होना चाहिए। और N2O5 में देख रहे हो आप मैक्सिमम कोवेलेंसी, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देख लें, मैक्सिमम कोवेलेंसी इन N2O5 इज 5। क्या होती है बच्चों? सॉरी 5 कह रहा हूं, 4। नाइट्रोजन ने 2 बॉन्ड यहां बनाए हैं, एक यहां बनाया है और एक यहां बनाया है, तो एक नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। क्यों बना सकता है 4 बॉन्ड? 4 बॉन्ड क्यों बना सकता है? क्योंकि उसमें 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। क्या होता है बच्चों? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है। ठीक है, क्योंकि उसके पास 3 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, ये नाम आप ध्यान रख सकते हो तो कर लेना, नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स। हालांकि आपके एनसीईआरटी में नहीं है, आपके नीट के सिलेबस में भी नहीं है कि आप नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स पढ़ो, फिर भी आपको करने हैं तो आप यहां से याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अमोनिया पर चलते हैं पहले NH3 पे। तो अमोनिया बनाने का बहुत सिंपल तरीका, ये लेबोरेटरी मेथड होता है कि अमोनियम क्लोराइड में NaOH डाल दो, आपको अमोनिया मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि प्रिपरेशन से क्वेश्चन नीट में नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी लेबोरेटरी मेथड है तो क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, हेबर प्रोसेस सब जानते हैं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया मिलता है, जहाँ लो टेम्परेचर होता है और हाई क्या होता है? प्रेशर होता है। लो टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, और आयरन वहाँ पर क्या होता है बच्चों? आयरन वहाँ पर क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम वहाँ पर प्रोमोटर होता है। मोलिब्डेनम वहाँ प्रोमोटर होता है। ठीक है, चलें आगे पढ़ते हैं। ये बेसिक नेचर का होता है अमोनिया, सभी जानते हैं, पूरा चैप्टर है +2 में अमाइंस के ऊपर लेकर। ठीक है, और रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है।
हालांकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं आया, नहीं आता है यहाँ से क्वेश्चन, फिर भी आपको पढ़ना है तो एक बार आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, आसान लगेगा आपको, ठीक है, कर लेंगे। चलिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो अमोनिया होता है वो कॉम्प्लेक्स बनाता है, फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स। उसका रीजन यही है क्योंकि इसके पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ क्या, लोन पेयर। आपको बताया गया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कि जो लोन पेयर रखते हैं वही लीगेंड्स बन सकते हैं। तो अमोनिया एक लीगेंड बनता है, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर अवेलेबल होता है, ठीक है। और आप ये भी ध्यान रखना, ये हैवी मेटल्स के कंपाउंड्स को प्रेसिपिटेट करने का भी काम करता है। तो अमोनिया प्रेसिपिटेटिंग एजेंट भी होता है, अमोनिया इज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। देखो विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट अमोनिया, तो आपको पता होना चाहिए अमोनिया एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है, अमोनिया एक प्रेसिपिटेटिंग एजेंट है, अमोनिया बेसिक नेचर का होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस में आपको वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस, ये ध्यान रखना है, एक मिनट। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ये नाम तो ध्यान रखने हैं, ये ध्यान रखना है कि वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस में सबसे स्टेबल ये होता है ब्लैक वाला, मोस्ट स्टेबल, और सबसे घटिया स्टेबल होता है वाइट फॉस्फोरस, लीस्ट स्टेबल। क्या होता है, लीस्ट स्टेबल। तो ये आपको ध्यान रखना है, बस और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हैं। अब फॉस्फोरस से कंपाउंड आते हैं, जैसे फोस्फीन आता है, फोस्फीन, ठीक है। तो फोस्फीन की ये वाली रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, कैल्शियम फोस्फाइड को वाटर में डाला तो क्या बनता है बच्चों, फोस्फीन। और यही रिएक्शन होती है किसके अंदर, होम सिग्नल्स के अंदर। होम सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जो शिप को दिए जाते हैं, जैसे आपका जहाज है, सामने चट्टान है, तो दूसरे शिप को आपको सिग्नल देना हो कि यहाँ चट्टान वगैरह, तो आप होम सिग्नल्स दे सकते हो, ठीक है। सिग्नल्स फॉर अप्रोचिंग शिप, सिग्नल्स फॉर अप्रोचिंग शिप, ठीक है। और कुछ आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉस्फोरस की अगर आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है तो ये वाली रिएक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक में आती भी है, ठीक है। हमें पढ़नी है ये यहाँ से रिएक्शन, ये प्रॉपर्टीज, ये वाली रिएक्शन आपको पढ़नी है कि PCl5 को हीट करते हैं तो आसान है, टिन के साथ सिल्वर के साथ ये क्या बनाता है, सेम कंपाउंड बनाता है, देखो इसलिए साथ में लिखा हुआ है। अच्छा, PCl3 को वाटर में डालते हैं तो ये बनता है, PCl5 को वाटर में डालते हैं तो ये बनता है, आपने इसको भी ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, ठीक है। PCl3 को आप अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, कर लोगे। अब है फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स, यहाँ पर आपका जो है चैप्टर ख़त्म होता है। तो एक बार इनके नाम आप ध्यान रख लेना, ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, यही नाम आपको ध्यान रखने जो मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। H3PO2, H3PO3, H4P2O6, H4P2O7, H3PO4, ठीक है। ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, नाम याद कर लेना बस। आपका 13, 14 और 15, ग्रुप 13, 14, 15 यहाँ पर होता है ख़त्म। इसको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।